हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके ऑप्टिक्स का फाइनल शॉट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि किरण और प्रकाश की। और ये जो है आपके सेकेंड पार्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स। अगर पार्ट 2 की हम बात करें तो पार्ट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन से डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन जो है कंफर्म है। हर साल 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर थोड़ा लंबा भी है, ठीक है। तो इस चैप्टर का फाइनल शॉट एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसको अच्छे से समझने के लिए कम से कम 2 या 3 वीडियो में इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ें इस चैप्टर से मिस नहीं करनी है, क्योंकि चैप्टर जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि 8 से 10 नंबर में पूछा जाता है। तो 8 से 10 नंबर हमें कंफर्म करने हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो उसे हमें छोड़ना नहीं है। इसकी तैयारी हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर से सिलेबस में जो 30% की कमी हुई है वो क्या क्या हटा है। काफ़ी कुछ इस चैप्टर से हटे भी हैं। सबसे पहले तो आपका प्रकाश का परावर्तन ही पूरा हटा दिया गया। प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण ये पूरा हटा दिया गया, ठीक है। तो यानी हमको प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण पढ़ना ही नहीं है, और गोलीय दर्पण में ही दर्पण का सूत्र है उसे भी नहीं पढ़ना है। तो यानी हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता। उसके बाद इसी में जो है आपको पढ़ना है स्नेल का नियम भी पढ़ना है, वो तो इसी में आ जाएगा प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है। और उसके बाद हमें पढ़ना है प्रिज्म, नहीं उससे पहले पढ़ना है हमको क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये पढ़ना है अपवर्तन में, ठीक है। ये चीजें हैं आपके अपवर्तन में। अपवर्तन के बाद हमें को पढ़ना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसमें प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको फार्मूला डिराइव करना है म्यू। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, जहाँ पे ए क्या है? प्रिज्म का कोण है, और डेल्टा एम क्या है? विचलन कोण है, ठीक है। ये फार्मूला हमें ड्राइव करना है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है। और इससे संबंधित और भी घटनाएं हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है? ये तो क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, ठीक है। और भी इसमें चीज़ें हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी नहीं पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन है, सूर्योदय के समय सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो जो चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, यानी जो सिलेबस आपके क्लास 10th का है प्रकाश की का, वो सिलेबस कक्षा 12 से हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी सारे सिलेबस आपके हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है लेंसों द्वारा, यानी गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये इस चैप्टर के इतने मेन टॉपिक है। और गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसमें आपके देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला निकालना है। उसके बाद
पतले लेंस के द्वारा, यानी लेंस जिसे आप लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, उसको डिराइव करना है, ठीक है। और उसके बाद जब दो लेंसों को हम एक साथ रखते हैं तब उसकी फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये फार्मूला डिराइव करना है। उसके बाद हमें पढ़ना है लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने में आपको टोटल जो है 6 2 8 केसेस पढ़ने हैं। और 8 केसेस पढ़ने के लिए आपको सिंपली 3 रूल याद रखने हैं। बस उन्हीं 3 रूल के अकॉर्डिंग आप 8 केसेस आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो जब भी जो है प्रतिबिंब बनने का नियम हम डिस्कस करेंगे तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम चैप्टर को पढ़ाते समय हमने बताए थे। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर जाइए कि वो तीनों नियम क्या है, ठीक है। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो बेसिकली 3 नियम है, प्रथम नियम, सेकंड नियम और तृतीय नियम। तो इस तरीके से हमने लिखवाया भी था, तो अगर आपको याद हो तो ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाइए। उसके बाद इसमें और कुछ पढ़ना, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में, आज के जो फाइनल शॉर्ट में जितनी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो पहले आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इतनी चीज़ें आज की वीडियो में कवर की जाएंगी। और उसके बाद गोलीय पृष्ठ और लेंस वाले केसेस जो है वो कल के वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि चीज़ें देखिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हमें इसको सिस्टमेटिक से पढ़ना है, बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटना नहीं चाहिए। और 8 से 10 नंबर जो है इस चैप्टर से कंफर्म है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा है कि आप लोग मैक्सिमम बच्चे क्या है कि नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। क्या करते हैं? नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। नोटिफिकेशन आता है तभी वो लाइव क्लास में आके जुड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर जब वीडियो प्रीमियर होती है, जब वीडियो लाइव होता है, तो उस वक्त जो है नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। अभी कल ही जो है नोटिफिकेशन नहीं गया था, तो मैक्सिमम बच्चे जो है लाइव सेशन में जुड़ नहीं पाए थे। तो आप लोग टाइमिंग याद रखिए, डेली शाम के, ठीक है, 9 PM पर फिजिक्स की क्लास चलती है। तो बिल्कुल तैयार रहा करिए खा पी के, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी हम मानेंगे भाई, क्योंकि इससे पहले आपकी मैथ की भी क्लास जो है लाइव चलती है, तो थोड़ा मैथ भी इस समय लंबा चल रहा है, तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अब थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, ठीक है। हेडिंग डालिए, प्रकाश का अपवर्तन। यह ध्यान से समझिए। परिभाषा तो भाई सबको क्लियर होगी। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरण क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, या अभिलंब के पास मुड़ जाती है, ठीक है। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं इधर एक दूसरा कोई माध्यम है, मान लेते हैं इधर वायु है, ठीक है, और नीचे जो है आपका एक दूसरा माध्यम है कांच, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं सेकंड मीडियम। कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आई, यहाँ पर आपतित हुई। अब यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल खींचे अभिलंब, ठीक है, तो अब इस प्रकाश किरण को जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये प्रकाश किरण सीधे ना जाकर क्या होती है? अपने रास्ते से हट जाती, इस तरीके से चली गई, ठीक है, आई ऐसे। और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं क्या? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं आई से। और यहाँ पे ये जो आ रही है किरण, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इतना तो चीज क्लियर है ना, इधर कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको थोड़ा फास्ट देखा जाए तो आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये आपका अभिलंब है, के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण।
ठीक है, ये आपका क्या है, अपवर्तन कोण है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, आर से। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं, आर से। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाइए अपवर्तन के नियम देखिए। हाँ, अपवर्तन का अगर कारण पूछे आपसे, अगर पूछे अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है, तो अपवर्तन का मुख्य कारण जो है ये है कि प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण का जो वेग है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। यही सबसे मुख्य कारण है कि प्रकाश किरण का वेग अलग अलग माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, जिसकी वजह से वो अपने मार्ग पर सीधे नहीं चल पाता है। ठीक है, अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यही इसका मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना, यही इसका मुख्य कारण है। ठीक है, अब अपवर्तन के नियम देखिए। अपवर्तन के नियम, तो देखिए भाई अपवर्तन के क्या नियम है। अपवर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नियम क्या है, अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये देखिए एक सिंपल तल है, ये आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण, और ये आपका क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, इस बिंदु पर आके पड़ा, और इधर से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में चला गया, इधर से प्रकाश किरण क्या हो गया, दूसरे माध्यम में चला गया। इस बिंदु पर जो अभिलंब खींचेंगे यानी ऐसे नॉर्मल। ठीक, तो अब देखो आपतित किरण, इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित हैं। और वो मेरा तल कौन सा हुआ, ये ग्रीन बोर्ड। तो ग्रीन बोर्ड पे ही तीनों चीजें आपकी स्थित है, यानी एक ही तल में स्थित है, और यहां आप देख भी रहे हैं। ठीक है, दूसरा नियम, आपतन कोण की जा का मतलब होता है साइन। आपतन कोण की जा का मतलब होता है साइन। ठीक है, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत रहता है। क्या होता है, सदैव नियत होता है या नियतांक होता है। ठीक है, यानी कि साइन आई, इधर लिख दे रहे हैं, साइन आपतन कोण कितना है आपका आई, बटे अपवर्तन कोण कितना है आपका आर, बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि हम पहले माध्यम को क्या बोलें 1 लिख दें और दूसरे माध्यम को 2 लिखें, तो ये n जो है हमारा क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और ये बराबर होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहेगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा
ध्यान से समझिएगा, प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसको हम फर्स्ट माध्यम लेते हैं और जिस माध्यम में जाती है उसको सेकंड लेते हैं। ठीक है, तो जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है सबसे पहले आप अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे जिसमें प्रकाश किरण एंटर कर रही है। एंटर किस में कर रही है, N2 में। किस में से आ रही है, N1 से आ रही है, तो नीचे लिखा जाएगा N1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई एक समांग पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई एक समांग पारदर्शी माध्यम है। ये मान लेते हैं किसका है, कांच का बना हुआ। कोई प्रकाश किरण इधर ऐसे आई, ये हमारी कोई प्रकाश किरण है। ठीक है, इस तरीके से आ रही। अब इस बिंदु पर हम क्या खींचे, एक नॉर्मल खींच ले, यानी कि अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर हमने अभिलंब खींच लिया। अब क्या होगा कि ये प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर ऐसे हल्का सा झुक जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अब इस बिंदु पर अगर हम अभिलंब खींचे तो अब क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगी। अब ध्यान से देखिए, इधर माध्यम 1 मान लेते हैं, इसके अंदर माध्यम 2 मान लेते हैं और इसके अंदर माध्यम फिर 1 हो जाएगा, लेकिन इसको हमने 3 मान लिया। ठीक है, ध्यान से समझिए। कोई भी प्रकाश किरण, इसको नाम दे देते हैं PO, इसको अभिलंब को नाम दे देते हैं नॉर्मल N। ठीक है, या इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो P, यहाँ पे नाम दे दो Q और ये नाम दे दो R। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण है OPQR, ये इसका क्या प्रकाशीय पथ है, यानी इस प्रकार से ये क्या हो रही है, जा रही है। पहले माध्यम में ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना कोण बनेगा, आपतन कोण I, यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन कोण R। ठीक है, तो पहले माध्यम के लिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब N2 बटे N1 बराबर साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हुआ, समीकरण नंबर 1। आगे आ जाओ। अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि ये प्रकाश किरण उल्टा जा रही है, यानी इस डायरेक्शन से निकल रही है, तो अब देखो, कांच के अंदर से मान लेते हैं वायु। अभी तक क्या था, वायु से कांच में आ रहा है, लेकिन अब हमने मान लिया कि कांच से वायु में जा रहा है, यानी इस तरीके से कोई प्रकाश किरण जा रहा है। तो अगर इस तरीके से प्रकाश किरण जब हमारा जाएगा तो अब आपतन कोण कौन हो जाएगा, आपतन कोण का काम कौन करेगा, R। कौन काम करेगा, R। ठीक है, ये पहले कंडीशन लिखो, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरा है, जब दूसरी कंडीशन, प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करेगी, अब आपतन कोण का काम कौन करेगा, R, और अपवर्तन कोण कौन हो जाएगा, I। तब क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 2N1 इक्वल टू N1 बटे N2 इक्वल टू, अब आपतन कोण कौन है, R है, यही समझना है,
साइन आर बटे अपवर्तन कोण कौन बना अब आई। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करो, गुणा कर दो। समीकरण 1 व 2 से गुणा कर दीजिए भाई। तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करोगे क्या मिल जाएगा, 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू दूसरी साइड क्या है, साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। ठीक है, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, आया इधर क्या 1। तो हमको क्या मिला फाइनली 1n2 इंटू 2n1 इजकल टू 1। ठीक है, या इसको भेज दें दूसरी साइड, तो इधर गुणे में है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1n2 इजकल टू 1/2n1, 1/2n1। ठीक है, ये है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अगर हमारे 3 माध्यम हो, क्या है, अगर हमने क्या लिया 3 माध्यम ले लिया, तो जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं 2 माध्यम है, यानी 1 2, ये गया इस तरीके से, और फिर उत्क्रमणीयता पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, आप उसको रिवर्स हमने ले लिया दूसरे से पहले, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1n2 गुणे, अब इधर से इधर जा रहा है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2n1, इसका गुणा आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हम क्या करें 3 माध्यम ले लें, कितने माध्यम, 3 माध्यम, 1 2 3, 3 माध्यम ले लें, तब क्या होगा, पहले प्रकाश किरण कहां जा रहा, पहले माध्यम से गया दूसरे माध्यम में, फिर दूसरे माध्यम से गया तीसरे माध्यम में, फिर तीसरे माध्यम से कहां गया, पहले माध्यम में। अब क्या मिलेगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 गुणे, दूसरे से तीसरे में जा रहा, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2n3 गुणे, अब फिर तीसरे से कहां जा रहा, पहले में जा रहा, तो तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 3n1 इक्वल टू कितना मिलेगा 1। ठीक है, ये रूल आप याद रखना। ठीक है, अब देखिए किसी को भी अगर हम चेंज करें, जैसे यहां पे लिखा है 2, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर माध्यम को रिवर्स करना है यानी उत्क्रम बनाना है, तो क्या लिख सकते हैं 1/, तीसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है ना। चलिए, जैसे अब थोड़ा सा एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इधर दे दिया एयर, ये हो गया ग्लास, ठीक है, और नीचे दे दिया वाटर, नीचे दे दिया वाटर। ठीक है, अब देखो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया। ठीक है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया, यानी हमें A&G का मान दे दिया, और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे दिया। क्या दे दिया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको दे दिया। ये 2 चीजें हमको दे दिया। फाइनली हमसे पूछ लिया अब बताओ हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी हमको निकालना क्या है अब फाइनली, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW निकालना। क्या निकालना है, ANW। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो, यह उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगेगा सिंपल। एक चीज हमको मिला है, क्या मिला है, तुरंत बनाओ फिगर। 3 माध्यम है ना, एक एयर है, दूसरा ग्लास है और तीसरा वाटर है। तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ये चीज ANG, उसके बाद फिर क्या दिया है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये चीज दे दिया है, गुणे कांच के सापेक्ष यानी GNW, ये चीज दे दिया। उसके बाद फिर ये चीज, फिर कहां से कहां जा रहा, जल से
हवा में, ठीक है। यानी जल के सापेक्ष गुणे जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ना कि जल के सापेक्ष हवा। बात समझिए यहाँ पे, ये क्या है, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है और यहाँ क्या लिखा है, जल के सापेक्ष हवा का, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, उत्क्रमणीयता सिद्धांत से, इसको उत्क्रमणीयता सिद्धांत से हम क्या कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ANG इंटू GNW गुणे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/ANW लिख सकते हैं इक्वल टू 1। इसको भेज दो दूसरी साइड, ANG इंटू GNW इक्वल टू, ये इधर भाग दूसरी साइड जाएगा गुणे ANW। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकल गया, दोनों अपवर्तनांक को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आ गया, ठीक है। ये भाई साइक्लिक प्रोसेस आप याद रखिएगा, चाहे 2 माध्यम हो, 3 माध्यम हो, 4 माध्यम हो, 5, जितने भी 8-10 माध्यम हो, सबको इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस में क्या करिए, आप लिखिए। अगर 4 हैं तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। इस तरीके से तो ऐसे बनाते रहिए और सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 1, ठीक है। ये आपका बेसिक फंडा है, बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या क्रांतिक कोण की, ठीक है। तो हेडिंग डालिए क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। क्रांतिक कोण, ठीक है, तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिक कोण की। किसकी, क्रांतिक कोण की। और क्रांतिक कोण बनेगा कब, ये भी आप याद रखिए, जब प्रकाश किरण आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ठीक है। अगर विरल से सघन में जा रहा है तो कभी भी क्रांतिक कोण आपको नहीं मिलने वाला है, ना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के लिए सबसे पहली जो शर्त है, ठीक है, पहली जो शर्त है वो क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, ये माध्यम को अलग कर रहा है। इधर हम मान लेते हैं सघन माध्यम है, ऊपर की तरफ हमने माना माध्यम सघन है और नीचे हमने मान लिया माध्यम क्या है, विरल है। अब इधर सघन माध्यम कांच, जल कुछ भी ले सकते हैं और विरल माध्यम में मान लो हमने एयर ले लिया, ठीक है। अब देखो विरल माध्यम में ये कोई प्रकाश किरण हमने ऐसे भेजा, कोई प्रकाश किरण हमने क्या हुआ, इस तरीके से भेजा, ठीक है। कोई प्रकाश किरण इस तरीके से हमारी गई। अब इस बिंदु पर हम क्या खींचे, नॉर्मल खींचे, ठीक है। ये इस बिंदु पर क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया, यानी कि अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश किरण जैसे ही, एक सेकंड यही जस्ट उल्टा हो गया, क्या लिखा हुआ, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, विरल से सघन में ले जा रहे हैं, तो कभी भी हमको क्रांतिक कोण मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो माध्यम बदल लो, तो बदल लो भाई, ऊपर हम कर देते हैं विरल, नीचे कर देते हैं सघन,
विरल सघन। अब मिलेगा, इसीलिए हमने शर्त पहले ही लिख दी थी। अब क्या होगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। ये रहा अभिलंब, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, ऐसे देखो, ऐसे जाना चाहिए सीधे ना, ऐसे, लेकिन अब सीधे ना जाकर क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी, यानी इस रास्ते पर निकल जाएगी। क्या होगा, इस रास्ते पर निकल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये आपका हो गया क्या, आपतन कोण I, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण R। अपवर्तन कोण क्या हो गया, R। अब फिर यहीं देखो, चाक तो यार अलग अलग कलर में है नहीं, होता तो मज़ा आता समझने में। रुक जाओ देखें, चलो कल लाते हैं। चलो कुछ मिला हुआ है, इसी से काम चलाते हैं। अब देखिए, अब एक दूसरी प्रकाश किरण हम ले लेते हैं जिसका आपतन कोण बढ़ा देते हैं। आपतन कोण I है, अब I से थोड़ा सा हम और ज़्यादा आपतन कोण कर देते हैं। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं, आपतन कोण का मान और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, तो आपतन कोण का मान इस बार और बढ़ा देते हैं भाई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। इस बिंदु पर अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे, यानी अभिलंब। ठीक है, ये हमने नॉर्मल खींचा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब, और ये भी क्या है, अभिलंब। अब देखिए, ये हमारा क्या है, आपतित किरण। ठीक है, कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये कोण हमारा बन गया I। ठीक है, अब क्या होगा, प्रकाश किरण जाना चाहिए इसको ऐसे सीधे, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा तो अभिलंब से दूर हट रहा। भाई ये घटना हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्रांतिक कोण की। ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना जाकर ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। इस तरीके से अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, धीरे धीरे अगर हम क्रांतिक कोण का मान बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे क्या हो रहा, क्रांतिक कोण का मान अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ते बढ़ते सीधे कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, तो अगला स्टेप भी देख लीजिए। मान लेते हैं क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा हमने और बढ़ा दिया। ठीक है, क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा हमने क्या किया, और बढ़ा दिया। अब इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं, अभिलंब। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, यानी कि अभिलंब N। ठीक है, अब प्रकाश किरण ये गई, इसके बीच कितना आपतन कोण बना, I। अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, ये अभिलंब से दूर हटते हटते बिल्कुल इसी रास्ते पर चली गई। ठीक है, तो यानी अब अभिलंब और अपवर्तन कोण, ठीक है, कितना मिल रहा, 90 डिग्री। कितना मिल गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझो, यही कोण, ठीक है, यही कोण हमारा क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। ठीक है, तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, देखिए भाई, धीरे धीरे हमने क्या किया, आपतन कोण का मान बढ़ाया, धीरे धीरे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते गए तो अपवर्तन कोण हमारा क्या हो गया, बढ़ता गया, अपवर्तन कोण बढ़ता गया। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई, एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अपवर्तन का कोण का मान बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 90 अंश। अब अगर हम क्रांतिक कोण से और आगे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ा देंगे तो अब क्या होगा, प्रकाश अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है ना, अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा, तो अब 90 अंश से जैसे ज्यादा बढ़ेगा तुरंत क्या हो जाएगा, जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस आ जाएगा, जिस माध्यम से गया उसी में ना आ जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और ऐसे बढ़ाएंगे तो फिर ये इसी माध्यम में वापस नहीं आ जाएगा, तो फिर ये घटना क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें समझना क्रांतिक कोण है, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा यह है कि सघन माध्यम में बना हुआ
वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। और क्रांतिक कोण को IC से डिनोट करते हैं, IC यानी क्रिटिकल एंगल। अब यहां पे आप स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन IC साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक n होता है ना, साइन IC अपवर्तन कोण का आपतन कोण का मान कितना है आपका IC, तो साइन IC बटे अपवर्तन कोण कितना है 90 अंश साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया n। लेकिन ये n है क्या, n है क्या चीज, ये भी ध्यान दो। प्रकाश किरण किस माध्यम से जा रही है, सघन माध्यम से। तो अगर हम इधर माध्यम विरल माध्यम को 1 मान लें और सघन माध्यम को 2 मान लें, तो यहाँ पे जो n लिखा गया है ये क्या है, सेकंड माध्यम यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 लिखेंगे ना, 2n1। और इसको 1n2 करने के लिए क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 1/1n2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी अभी उत्क्रमणियता का सिद्धांत बताया गया, लिख सकते हैं ना। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 आया क्या, साइन IC इक्वल टू 1/1n2 1/1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम क्या लिखें n लिखें, अपवर्तनांक n फॉर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको सिंपली अगर हम n से डिनोट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा पक्षांतर कर दो तो ये मिल जाएगा अपवर्तनांक 1n2 इक्वल टू 1/sin IC। ठीक है, एक ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला है, जिसकी जब जरूरत होगी वो आप उस टाइम पर अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्रांतिक कोण। अब समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां तक किसी को नोट करना हो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं पूर्ण आंतरिक। हाँ, क्रांतिक कोण सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम अच्छे से तीनों स्टेप क्लियर करके हमने बताया, इसीलिए अलग अलग फिगर बनाया हमने। ठीक है, एक ही में खिचड़ी नहीं किया मैंने, अलग अलग बनाया, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यदि हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, क्या करें, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, तो प्रकाश किरण क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? ये क्या था, ऐसे ही था, यहां पे ये प्रकाश किरण ऐसे गई थी। ठीक है, ये हमारी क्या प्रकाश किरण गई थी, और ये कोण यहां पे क्या खींचा गया था, अविलंब यानी नॉर्मल खींचा गया था n। ये कोण कितना था, क्रांतिक कोण IC। तो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना था, 90 अंश, यानी ये अपवर्तन कोण था। ठीक है, अब देखो यदि हम सघन माध्यम, ये माध्यम आपका था सघन और इधर माध्यम था आपका विरल, हालांकि ये सा चाक दिख नहीं रहा, दूसरा लेता हूं मैं। अब सही है। अब देखिए
क्रांतिक कोण से, ठीक है। अब जो आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया इसको, ठीक है। इसका मान क्या किया हमने, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब जब क्रांतिक कोण से थोड़ा सा हमने क्या किया, ज़्यादा कर दिया, तो अब क्या होगा, ये अभिलंब से और दूर हटेगा, तो अभिलंब से और दूर हटेगा तो क्या हो गया, अब देखिए अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, सघन माध्यम से गया था और वापस कहाँ आ गया, सघन माध्यम में ही वापस आ गया। सघन माध्यम में गया था, सघन माध्यम में ही क्या हुआ, वापस आ गया, ठीक है। तो ये घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या परिभाषा बनी, यदि हम सघन माध्यम में, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाले प्रकाश किरण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, तो परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, या इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यहां तक बात एकदम अच्छे समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तनांक का फार्मूला निकल के आता है, म्यू इक्वल टू क्या आता है भाई, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। और ये कैसे निकल कर आता है, ध्यान से देखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म तो सिंपल सी जो है क्लास 10 से आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। प्रिज्म की सिंपल से डेफिनेशन है एक लाइन में, कि किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए होते हैं। यानी किसी कोण पर झुके हुए दो समतल समांग पारदर्शी माध्यम की आकृति को क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, और इसका हम सिंपल सा एक अपवर्तक पृष्ठ बनाते हैं, यानी जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है वो एक पृष्ठ बनाते हैं। क्योंकि पूरे प्रिज्म अगर बना के समझाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और एक अपवर्तक पृष्ठ लेके समझोगे तो इस फार्मूले तक आसानी से पहुंच जाओगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई किसी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये किसी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ये क्या है, किसी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है। इस प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण ये है पी क्यू पर आपतित हो रही। अब ये प्रकाश किरण क्यू पर आपतित हो रही, तो क्यू पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच लेंगे। क्या खींचेंगे, एक अभिलंब यानी नॉर्मल खींचेंगे। ठीक है, इधर 90 अंश कोण बनाते हुए। अब क्या होगा, इधर माध्यम आपका क्या है, वायु, और इधर अंदर क्या है, कांच है। अंदर कौन सा माध्यम है आपका, कांच। अब प्रकाश किरण, वायु विरल होता है, कांच सघन, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यानी ऐसे सीधे ना जाके अब क्या होगा, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक गया और पहुंच गया पॉइंट बिंदु आर पर। कहां पहुंच गया, बिंदु आर पर। अब बिंदु आर पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे, अभिलंब। ठीक है, अब बिंदु आर पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच लिया। ठीक है, बिंदु आर पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींचा। ये दोनों एक दूसरे से मान लेते हैं बिंदु ओ पर मिलते हैं। ये अभिलंब हमारा एन हो गया और इसको मान लिए एन डैश है। ठीक है, ये प्रकाश किरण इस तरीके से गई, यहां पर पहुंची। अब फिर यहां से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, जाना चाहिए सीधे, लेकिन अब सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हट गई, इस तरीके से निकल गई। ठीक है, इस तरीके से निकल गई। अब ये आपतित प्रकाश किरण का प्रकाशीय पथ है। ठीक है, पी क्यू आर एस, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश
किरण का क्या है, प्रकाशीय पथ है। कौन सा पथ है, प्रकाशीय पथ। अब देखिए थोड़ा सा और, आपतित प्रकाश किरण PQ और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण I। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म कोण A है, ये तो जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अपवर्तित प्रकाश किरण QR और अभिलंब ON के बीच में बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को डिनोट किससे करते हैं, R से। किससे डिनोट करते हैं, R से। ठीक है, अब यही अपवर्तन कोण R प्रिज्म के अंदर इस वाले पृष्ठ यानी AC के लिए क्या होगा, आपतित किरण का काम, आपतन कोण का काम करेगा। तो मान लेते हैं इसका आपतन कोण R ना मान के हम मान लेते हैं R डैश, थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, बदल गया, तो मान लेते हैं R डैश है। कितना है, R डैश। और ये प्रकाश किरण QR अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकल रहा है, तो अभिलंब ON डैश और अपवर्तित किरण RS के बीच में बना कोण मान लेते हैं कितना है, I डैश है। और ये I डैश क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण इस पृष्ठ के लिए AC के लिए, और पृष्ठ AB के लिए आपतन कोण I ये है और अपवर्तन कोण R ये है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको जरा ऐसे पीछे मिलाते हैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण RS को क्या किया गया, थोड़ा सा ऐसे पीछे मिलाया गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से यहां पर कट कर रहे हैं और इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को नाम दे देते हैं डेल्टा। यही क्या है, आपका विचलन कोण है। यही डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। क्या है, विचलन कोण है। और मान लेते हैं ये एक दूसरे से बिंदु OU पर कट कर रहे हैं। कहां कट कर रहे हैं, U पर कट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई जरा, त्रिभुज UQR में, ठीक है, त्रिभुज UQR में थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये डॉट डॉट लाइन और ये दिख रहा है, ये बाहर त्रिभुज के बाहर कोण बन रहा है। तो त्रिभुज के बाहर बना कोण, बहिष्ठ कोण, डेल्टा बराबर क्या होता है, अंदर बने हुए अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी इसके और इसके योग के बराबर होगा। अब ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण I है, तो ये पूरा कोण भी आपका I होगा, ये पूरा कोण I होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। और पूरे में से ये इतना अगर हम R निकाल दें, यानी I में से R निकाल दें, तो ये कोण हमको मिल जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, I माइनस R। कितना हो जाएगा, I माइनस R। तो ये हो गया I माइनस R प्लस, इसी तरीके से यहां आ जाओ, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा भाई, I डैश के बराबर होगा। और I डैश में से R डैश निकाल देंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा। तो I डैश माइनस R डैश, I डैश माइनस R डैश। ठीक है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कर लो। I यहां प्लस है, तो इसको प्लस वाले को पहले लिख लो, I प्लस I डैश, बीच में माइनस है, ये माइनस माइनस के ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा क्या आपका, ये हो गया R प्लस R डैश। ठीक है, इसको बना लो आप समीकरण नंबर 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ भाई, चतुर्भुज AQOR में, AQOR में, यानी ये ठीक है, ये आपका चतुर्भुज दिख रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 360 अंश। अब इसमें ये ON और ON डैश आपके नॉर्मल है, यानी ये कोण, यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 अंश, यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 अंश, तो ये दोनों आमने सामने, अगर इन दोनों को जोड़े 90 कितने हो गए, 180, तो टोटल होता है 360। तो 180 ये दोनों मिलके हो गए, तो बाकी ये दोनों मिलके भी तो आपके 180 हो जाएंगे। तो कोण A प्लस कोण O बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, ये चतुर्भुज OAQOR
QOR से। कोण A प्लस कोण O बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 2। ये चीज़ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ध्यान से फिर से देख लो। अरे भाई ये अभिलंब खींचा गया ON, तो ये कोण 90 अंश, तो ये कोण 90 अंश, ये कोण आपका 90 अंश, तो इसके अंदर ये कोण 90 अंश। ठीक है, तो आमने सामने ये दोनों मिलके हो गए 90 अंश, तो भाई ये दोनों बचे, टोटल 360 ही होना है, तो 180 180 360 हो जाएगा, तो 180 ये दोनों मिलके हो गए, तो बचे ये और ये, तो ये दोनों मिलके ऑटोमेटिक 180 होंगे, समीकरण नंबर 2। अब आ जाइए भाई, एक और छोटा सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा नीले रंग से हम कर देते हैं। ये दिख रहा है ना, त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में भाई R प्लस R डैश प्लस O, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी R प्लस R डैश प्लस कोण O बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटा लो। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से क्या मिल रहा है भाई, घटा लो। तो घटाओगे तो नीचे सारे साइन बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ घटा देते हैं, आप देख लो, कोण A प्लस कोण O बराबर 180, नीचे इसको घटा रहे हैं तो ये लिखो R प्लस R डैश प्लस कोण O बराबर 180। ठीक है, घटा लो, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता, माइनस 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 माइनस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या, कोण A माइनस कोण R माइनस कोण R डैश बराबर 0 अंश। ठीक है, तो इस माइनस को भेज दो दूसरी साइड, तो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो यानी क्या मिलेगा हमको, कोण A इक्वल टू कोण R, इधर आया प्लस प्लस कोण R डैश। ठीक है, तो क्या मिल गया, कोण A इक्वल टू कोण R प्लस कोण R डैश, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए, अब आगे कुछ नहीं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, या अल्पतम विचलन की, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा विचलन कोण है डेल्टा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एम यानी मिनिमम, और कोण आर बराबर हो जाएगा आर डैश के। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा आर डैश के, और आई बराबर हो जाएगा आई डैश के, ये अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में। तो अब भाई देखिए, समीकरण नंबर 4 क्या दे रहा है, आर बराबर आर डैश के, तो आर डैश की जगह आर रखेंगे तो कोण ए बराबर कितना मिल गया, समीकरण 4 क्या दे दिया, समीकरण 4 से कोण ए बराबर 2 कोण आर, 2 कोण आर। ठीक है, तो कोण आर बराबर क्या हो गया, तो इंप्लाइज करेगा कोण आर बराबर क्या हो गया, a/2, a/2। ठीक है, आ जाओ भाई समीकरण नंबर 1 पे, समीकरण नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है, तो डेल्टा इजकल टू, समीकरण 1 से डेल्टा इजकल टू आई, आई बराबर है आई डैश के, आई बराबर है किसके, आई डैश के, कहाँ गया, तो आई बराबर आई डैश के, तो आई प्लस आई 2i, माइनस आर बराबर है आर डैश के, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r, 2r, और 2r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण a, क्या लिख सकते हैं, कोण a, तो डेल्टा इजकल टू क्या हो गया 2i माइनस a, a इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, a इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2i इजकल टू a प्लस डेल्टा, भाई a इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, डेल्टा है ही है तो a प्लस डेल्टा, तो कोण i बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस, अल्पतम विचलन की स्थिति में ना डेल्टा बराबर डेल्टा एम है, तो इसको डेल्टा एम लिखो, a प्लस डेल्टा एम बाई 2।
ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, तो हमें मिल गया आई आपतन कोण और परावर्तन कोण आर भी मिल गया। अब यहाँ पे लगा दो स्नेल का नियम। क्या लगाओगे? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम लगाओ। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? प्रिज्म का अपवर्तनांक है, और प्रिज्म के अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई और बटे साइन आर। तो म्यू इक्वल टू क्या मिला? साइन आई। साइन आई का मान कितना है? ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। साइन ए प्लस डेल्टा एम होल डिवाइडेड बाई टू अपान साइन आर का मान कितना है? साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू। तो ये अल्पतम विचलन स्थिति के लिए यानी प्रिज्म का ये आपका अपवर्तनांक का फार्मूला है। म्यू इक्वल टू कितना आ गया? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। सारी चीज़ें बोर्ड पर अभी व्यवस्थित है, अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो और एक बार देख लो। कहीं पे अगर समझ में नहीं आया हो किसी लाइन में, किसी समीकरण में, तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, हो गया? देख लिए सभी लोग अच्छे से? समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रिज्म हमारा बहुत पतला हो, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा? यदि प्रिज्म हमारा क्या हो? बहुत पतला हो, तब क्या हो जाएगा? सारी चीजें मिटा रहे हैं। सबको अच्छे समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक ही जगह सब कुछ पूरा व्यवस्थित हो गया है। पतले प्रिज्म के लिए देखो भाई, पतले प्रिज्म के लिए यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, ठीक है, लगभग 10 अंश, तो ऐसी कंडीशन में जब प्रिज्म कोण आपका छोटा होगा, तो जब कोण आपके छोटे होते हैं तो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है ना। जब कोण छोटा होता, जब थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो यही चीज होता है ना। तो आ जाओ सीधे प्रिज्म वाले पे। तो म्यू इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन, यही चीज है ना। ठीक है, तो जब कोण क्या प्रिज्म कोण छोटा है तो क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू ऊपर क्या मिल जाएगा? ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और नीचे ए बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली मिला क्या? ए इधर, म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई ए से इधर आया क्या? वो मल्टीप्लाई हो गया। तो म्यू ए इक्वल टू क्या मिला? ए प्लस डेल्टा एम, इसको इधर कर दो तो म्यू ए माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा एम। ठीक है, तो इसमें से ए कॉमन ले लो, ए हो गया कॉमन, अंदर आया म्यू माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा एम। ठीक है, डेल्टा एम। तब अल्पतम विचलन, ठीक है, जब प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो तब अल्पतम विचलन कोण कितना आ जाएगा? डेल्टा एम इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है? प्रिज्म कोण है, और म्यू क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। हालांकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं, लेकिन हमने बता दिया। शायद बहुविकल्पीय में छोटे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, अगर पेपर बहुत घुमाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, लेकिन वैसे यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कम बनता है। ठीक है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन वगैरह में ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ तक सबको अच्छे समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ तक आई होप कि सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी जो है ये चैप्टर अपना यहाँ तक अच्छे से तैयार कर सकें। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसको कल के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन।
तो गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला जो होता है वो कितना होता है, जरा सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाइए। और अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको जो है, जो हमने नोट्स आपको दिए थे या जो नोट्स मैंने बनवाए हैं या जो ऐप पर अवेलेबल है वहाँ से थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद जो है फाइनल शॉट की वीडियो जब देखेंगे तो सारी चीज़ें A to Z एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि आप सबको, या उम्मीद रखते हैं कि आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक यू।